नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भरतपुर हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था हमारा वर्ण विचार का। वर्ण विचार, और वर्ण विचार में सबसे पहले हमने बात की थी कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण के बाद हमने चर्चा की थी शब्द के बारे में, और शब्द के बाद हमने चर्चा किसके बारे में की थी? वाक्य के बारे में। मैं बात करूं भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई एक होती है लिखित रूप में और एक होती है मौखिक रूप में। अगर लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो होती है वर्ण। अगर मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो होती है ध्वनि। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। आगे हम बात करते हैं शब्द के बारे में कि वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। आगे हम वाक्य के बारे में चर्चा करें कि शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है दोस्तों? वाक्य कहलाता है। हमने यहाँ तक कल चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं वाक्यांश के बारे में। किसके बारे में करेंगे दोस्तों? वाक्यांश के बारे में। वाक्यांश की अगर हम बात करें, वाक्यांश किसे कहते हैं, हम चर्चा करेंगे वाक्यांश। यानी वाक्यांश नाम सुनते ही आपके मन में आ रहा होगा कि वाक्यांश वाक्य का अंश, पूरा वाक्य नहीं, वाक्य का अंश। तो वाक्यांश की अगर मैं बात करूं कि जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, मिलते तो हैं, लेकिन पूरे अर्थ का या फिर कह सकते हैं भाव का बोध नहीं करा पाते, बोध नहीं करा पाते, वह वाक्यांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वाक्यांश कहलाते हैं। कि दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं लेकिन पूरे अर्थ या भाव का बोध नहीं करा पाते, उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे दोस्तों, उदाहरण में देखेंगे कि ईश्वर पर विश्वास करने वाले, ईश्वर पर विश्वास करने वाले। अब देखिए यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द तो मिल रहे हैं लेकिन पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पा रहे। जैसे ईश्वर पर विश्वास करने वाले, अगर मैं यहाँ पर लिखूं आस्तिक होते हैं, क्या होते हैं? आस्तिक होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? वाक्य बन जाएगा। लेकिन बात करें हम वाक्यांश की कि दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं लेकिन पूरे अर्थ या पूरे भाव का बोध नहीं करा पाते, वो क्या कहलाते हैं? वाक्यांश कहलाते हैं। एक और है सब कुछ जानने वाला,
सब कुछ जानने वाला। और यहाँ पर हमने वाक्य खत्म कर दिया कि सब कुछ जानने वाला कौन कहलाता है। अगर पूरा वाक्य ये होता तो हम यहाँ पर लिखते सर्वज्ञ कहलाता है। कौन कहलाता है भैया? सर्वज्ञ कहलाता है। अब ये बनता है पूरा वाक्य, लेकिन वाक्य यहीं पे आके खत्म हो जाए कि सब कुछ जानने वाला, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? वाक्य कहलाता है। आगे देखेंगे, एक और उदाहरण देखेंगे इसी में। कम जानने वाला, कम जानने वाला कौन कहलाता है? अल्पज्ञ कहलाता है। कौन कहलाता है दोस्तों? अल्पज्ञ कहलाता है। अगर हमने वाक्य यहीं पे आके खत्म किया है तो ये क्या रहेगा दोस्तों? वाक्यांश रहेगा। अगर हमने इसमें अल्पज्ञ और ऐड कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। बस एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है हमको कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ या भाव का बोध नहीं करा पाते, वो क्या कहलाते हैं? वाक्यांश कहलाते हैं। यहाँ तक नोट करेंगे एक बार। चलिए आगे की हम बात करें। अब बात करते हैं पद के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? पद के बारे में। पद के बारे में हम चर्चा करेंगे। पद के बारे में देखेंगे कि पद किसे कहते हैं। पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, और उस शब्द का संबंध, शब्द का संबंध और शब्दों के साथ, और शब्दों के साथ और शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए, संबंध स्थापित हो जाए, अर्थात उस शब्द को, उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह पद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पद कहलाता है। एक बार देखेंगे कि जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का संबंध और शब्दों के साथ संबंध उसका स्थापित हो जाए और उसको क्या मिल जाए? व्याकरणिक रूप मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे रमेश को,
तो रमेश क्या है, एक शब्द है, क्या है, शब्द है। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ पे रमेश, और रमेश मैंने सिंगल लिख दिया, यानी रमेश क्या है, अकेला है, उसको वाक्य में प्रयोग नहीं किया। अगर किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। लेकिन शब्द क्या है, अकेला है। कैसा है दोस्तों, अकेला, तो ये क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द। लेकिन इसी शब्द को मैंने क्या किया है कि वाक्य में प्रयोग कर दिया है, तो वाक्य में प्रयोग करने से ये शब्द क्या बन गया, अब वो पद बन गया। जैसे ये क्या कहलाता है, पदकर्ता। क्या कहलाता है, पदकर्ता। पुस्तक क्या है, पदकर्म, पदकर्म। और पढ़ता क्या है, पद क्रिया। पढ़ता क्या है दोस्तों, पद क्रिया। तो यहाँ पर पद आपके समझ में आ गया कि जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाए या फिर उसको क्या मिल जाए, व्याकरण के रूप मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है, वह शब्द पद कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश यहाँ पर क्या बन गया है, पदकर्ता बन गया है। और अगर मैंने रमेश अकेला लिखा है तो ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। लेकिन वाक्य में प्रयोग कर दिया है तो ये क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। यहाँ तक पद के बारे में आप जान गए होंगे कि पद किसे कहते हैं। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे की हम बात करते हैं। पद और शब्द में अंतर। पद और शब्द में क्या अंतर है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पद और शब्द में क्या अंतर है। तो मैं बात करूं, जब किसी शब्द को अकेला रखा जाता है तो वह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। लेकिन जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद कहलाता है। उदाहरण देखेंगे यहाँ पर एक, मैंने एक शब्द लिखा है प्रदीप। क्या लिखा है दोस्तों, प्रदीप। अगर मैंने प्रदीप अकेला लिखा है तो ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शब्द। मैंने एक प्रदीप शब्द लिखा है, वो कैसा लिखा है, बिल्कुल अकेला, यानी एक लिखा है, तो ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। लेकिन मैंने इसको वाक्य में प्रयोग किया कि प्रदीप रामायण पढ़ता है। प्रदीप रामायण पढ़ता है। अब इस प्रदीप को हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, पद कहेंगे। तो ये क्या कहलाता है, पद कर्ता। रामायण क्या है, पद कर्म। और पढ़ता क्या है, पद क्रिया। यानी वाक्य में प्रयोग करने के बाद हम शब्द को
शब्द नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पद कहेंगे। एक बार देखेंगे कि जब किसी शब्द को अकेला रखा जाता है यानी अकेला प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। लेकिन जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है प्रदीप, और प्रदीप शब्द मैंने कैसा लिखा है? अकेला लिखा है, तो यहाँ पर प्रदीप शब्द क्या कहलाएगा? प्रदीप शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शब्द। लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पे प्रदीप रामायण पढ़ता है, और प्रदीप रामायण पढ़ता है तो ये प्रदीप क्या बन गया है? अब पद बन गया। रामायण क्या बन गया? पद बन गया। पढ़ता क्या बन गया? पद बन गया। तो इसी प्रकार से पद और शब्द में अंतर। चलिए आगे देखेंगे। आगे हम बात करते हैं हल या हलंत। हल या हलंत। हल या हलंत किसे कहते हैं? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रत्येक व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है। अलग कर दिया जाता है तो व्यंजन अधूरा रह जाता है। कैसा रह जाता है? अधूरा रह जाता है। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए जो तिरछी रेखा खींची जाती है, जो तिरछी रेखा खींची जाती है वह हल या हलंत कहलाती है। क्या कहलाती है? हल या हलंत कहलाती है। यानी मैं कहूँ कि प्रत्येक व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब व्यंजन में से स्वरों को अलग कर दिया जाए तो व्यंजन कैसा रह जाता है? अधूरा रह जाता है। कैसा रह जाता है? अधूरा रह जाता है। और इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए जो नीचे तिरछी रेखा खींची जाती है वही क्या कहलाती है? हल या हलंत कहलाती है। उदाहरण में देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे कै वर्ण। क्या लिखा है मैंने? कै। अब अगर इसमें से स्वर को मैं अलग करूं तो कै धन ए, कै धन ए। तो अगर मैंने इस वर्ण में से स्वर को अलग कर दिया तो नीचे हमने क्या खींची है? एक तिरछी रेखा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, और मैं को अगर मैं में से अगर मैं स्वर को अलग करूं तो मैं धन ए। तो व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा है, तो इस तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हम हल या हलंत कहते हैं। हल या हलंत कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी प्रत्येक व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाए तो व्यंजन कैसा रह जाता है? अधूरा रह जाता है। और इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए
नीचे जो तिरछी रेखा खींची जाती है वह क्या कहलाती है, हल या हलंत कहलाती है। एक बार यहाँ तक नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम वर्ण के बारे में। किसके बारे में, वर्ण के बारे में। तो वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों, दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। तो पहले तो होते हैं हमारे स्वर, क्या होते हैं, स्वर। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं हमारे व्यंजन। क्या होते हैं दोस्तों, व्यंजन। अगर मैं स्वरों की बात करूं तो स्वरों को बांटते हैं हम दो भागों में। पहला होता है हमारा लघु स्वर, और लघु स्वर को ही क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। दूसरे नंबर पर जो आता है हमारा वो होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो वर्णों को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। मैं अगर व्यंजन की बात करूं तो व्यंजनों को बांटते हैं हम तीन भागों में। कितने भागों में, तीन भागों में। पहले होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरे होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, और तीसरे होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। मैं अगर स्वरों की बात करूं तो स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। कितनी रहती है दोस्तों, 11। अगर मैं व्यंजन की बात करूं तो व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 33। यानी दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 44। तो नोट डाल के एक बात लिखेंगे यहाँ पे कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 44 होती है। कितनी होती है, 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। आगे मैं बात करूं कि हिंदी वर्ण को, हिंदी में वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कैसे होते हैं, 4 प्रकार के कि सबसे पहले आते हैं हमारे स्वर, सबसे पहले आते हैं स्वर। उसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन, और व्यंजन के बाद आते हैं दोस्तों विसर्ग, और विसर्ग के बाद जो हमारा चौथा रहता है वो होता है हमारा अनुस्वार। क्या होता है दोस्तों, अनुस्वार। मैं बात करूं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी, 44। लेकिन हिंदी में वर्णों के प्रकार पूछे तो कितने प्रकार, 4 प्रकार। पहले स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग और चौथा अनुस्वार। ये हिंदी में वर्णों के क्या हैं, प्रकार, वो भी कितने, 4। आगे यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार।
चलिए आगे हम बात करते हैं हिंदी में कुल वर्णों की संख्या। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी? 52। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर दूसरे तरीके से बनता है कि हिंदी वर्णमाला में, किसमें? हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वो रहती है 44। क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है 52, लेकिन हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो रहती है हमारी 44। एक नोट डाल के यहाँ पर लिखेंगे नोट डाल के लिखेंगे यहाँ पे कि हिंदी निदेशालय, हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार, 1966 के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, तो वो कितनी रहती है दोस्तों? 52। कितनी रहती है? 52। के हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी रहती है? 52। आगे मैं बात करूं देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, तो देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी रहती है दोस्तों? 52। किसमें रहती है? 52। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी रहती है? 52। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं यहाँ पे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी रहती है हिंदी वर्णमाला में, तो वो होती है हमारी 44। आगे हम बात करते हैं कि हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। आगे बात करते हैं देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं 4। ठीक है ना।